स्वागत है इस यात्रा में जहां हम पीछे मुड़कर देखते हैं उस युग की ओर जब शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि हवा, जल, मृदा और मौन में पाई जाती थी। गुरुकुल एक ऐसा संस्थान जहां न पाठशाला की दीवारें थी न घंटियों का शोर। ये जीवन का एक मार्ग था, एक दर्शन, एक ध्यान। और इस यात्रा में हम उस शांतिपूर्ण गहन संसार में उतरेंगे जो भारत के प्राचीन वनों में बसता था। गुरुकुल का स्थान सोच समझकर चुना जाता था। वो आमतौर पर गांव के बाहर प्राकृतिक वातावरण में स्थित होता। इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई के लिए एक शांत स्थान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ये शिक्षा को प्रकृति से जोड़ने की गहरी सोच का हिस्सा था। गुरुकुल के चारों ओर ऊंचे वृक्ष, छोटी नदियां और वनस्पति की हरियाली होती थी। पक्षियों की आवाजें वहां की घंटियों की तरह होती और ठंडी हवा विद्यार्थियों को सावधान करती थी कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुरुकुल का मुख्य परिसर प्रायः वृत्ताकार होता था, जिसमें बीच में एक चौबारा या मंडप और उसके चारों ओर विद्यार्थियों की झोपड़ियां होती थीं। इन झोपड़ियों को साधारण सामग्री से बनाया जाता था, बांस, घास और मिट्टी की दीवारें। इनका निर्माण पर्यावरण के अनुकूल और सहज होता था। इसके अलावा एक यज्ञशाला, भोजन निर्माण क्षेत्र और गुरु का कक्ष भी परिसर में ही होता था। गुरुकुल के भीतर हर वस्तु का एक उद्देश्य होता था। तुलसी का पौधा औषधीय और आध्यात्मिक केंद्र होता, चबूतरा चर्चा और शिक्षण का स्थल होता और जल संग्रहण क्षेत्र एक प्रकार की सामूहिक सहभागिता सिखाता था। वहाँ कोई विलासिता नहीं थी, लेकिन जरूरत की हर वस्तु अपने स्थान पर उपलब्ध होती। गुरु स्वयं बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वो न केवल शिक्षक थे, बल्कि जीवन के मार्गदर्शक, अनुशासन के प्रतीक और आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत भी होते थे। उनका रहन सहन अत्यंत सरल होता। सामान्य धोती, लकड़ी का दंड, एक कमंडल और कभी कभार एक आसन। उनका आचरण ही शिक्षा का मुख्य साधन होता। गुरुकुल की स्थिति इस प्रकार होती थी कि वहाँ मौन अपने आप उपस्थित रहता। वहाँ न तो किसी यांत्रिक मशीन का शोर होता, न ही किसी बाजार या जनसंचार का व्यवधान। विद्यार्थी प्रकृति के साथ घुल मिल कर शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राकृतिक मौसम गुरुकुल के जीवन को निर्देशित करता। वर्षा में अध्ययन झोपड़ियों के भीतर होता, ग्रीष्म में वृक्षों की छाया में और शीत ऋतु में सूर्य की ओर मुख करके कक्षाएं संचालित होती। इस प्रकृति के चक्र में विद्यार्थी सहज रूप से ऋतुओं, वनस्पति और जीवों के चक्र को समझते थे। गुरुकुल का परिवेश विद्यार्थियों को केवल अकादमिक ज्ञान नहीं देता था, बल्कि उन्हें एक जीवन शैली सिखाता था। सादगी, आत्मनिर्भरता, अनुशासन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार गुरुकुल की स्थिति और उसकी भौगोलिक संरचना विद्यार्थियों की संपूर्ण विकास में सहायक होती थी। एक ऐसी प्रणाली जो आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली के विपरीत शांत, समरस और गहरी होती थी। गुरुकुल में जीवन का हर दिन एक लय में बंधा होता था, जिसमें अनुशासन और आत्मनियंत्रण का समावेश स्वाभाविक रूप से होता। विद्यार्थियों का दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होता। ये वो समय होता जब आकाश में हल्का प्रकाश होता, पक्षियों की पहली ध्वनियाँ सुनाई देने लगती और वातावरण में एक विशेष शांति व्याप्त होती। बिस्तर से उठते ही विद्यार्थी सबसे पहले प्रकृति को प्रणाम करते, पृथ्वी को छूकर, आकाश की ओर देखकर और फिर हाथ जोड़कर अपने गुरुओं को नमन करते। इसके बाद उनका पहला कार्य होता स्नान और स्वच्छता। पानी अक्सर कुएं या पास की नदी से लाया जाता था। ये कार्य सामूहिक होता था। विद्यार्थी एक पंक्ति में अपने कलश लेकर पानी लेने जाते, मौन में, बिना किसी आपाधापी के। जल लेकर आने के बाद स्नान होता। स्नान के समय आचमन, मंत्र जाप और शरीर की सफाई एक विशेष विधि के अनुसार की जाती थी। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते, अधिकतर सफ़ेद या गेरुए रंग के, जिनका उद्देश्य ध्यान और सादगी को प्रोत्साहित करना होता। स्नान के पश्चात दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता, प्रातः प्रार्थना और ध्यान। सभी विद्यार्थी एक मंडप या खुले आंगन में एकत्र होते और गुरु के निर्देशन में सामूहिक रूप से ओम सहना भवतु या गायत्री मंत्र का जप करते। ये प्रार्थनाएं न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती, बल्कि मानसिक एकाग्रता और सामूहिकता का भी अनुभव कराती। इसके बाद आता ध्यान और योग का समय। विद्यार्थी अपने अपने स्थान पर बैठते, कमलासन या सिद्धासन में, और अपनी आंखें मूंदकर गुरु द्वारा बताए गए ध्यान विधि का पालन करते।
ध्यान की अवधि लगभग 30 मिनट से 1 घंटे तक होती। कभी ये मौन सांस पर आधारित होता, कभी किसी विशेष मंत्र या ध्यान छवि पर केंद्रित होता। इसके बाद कुछ सरल योगासन कराए जाते, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, वज्रासन, जिनसे शरीर लचीला और मन शांत होता। ध्यान और योग के बाद विद्यार्थियों को हल्का आहार मिलता, अधिकतर उबली हुई जौ, थोड़ा सा फल या छाछ। ये भोजन मौन में किया जाता था और हर विद्यार्थी अपनी थाली स्वयं धोता था। भोजन का उद्देश्य केवल शरीर की आवश्यकता को पूरा करना होता था, न कि स्वाद के लिए। नाश्ते के बाद दिन की मुख्य पढ़ाई आरंभ होती थी, लेकिन उससे पहले एक छोटा विश्राम समय होता, जिसमें विद्यार्थी या तो ध्यान करते या कुछ मौन चक्र लगाते। ये अंतराल उन्हें पढ़ाई से पहले मानसिक तैयारी में मदद करता। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे गुरुकुल की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर स्नान, ध्यान, प्रार्थना और आहार तक केवल क्रियाएं नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन थी। ये दिनचर्या विद्यार्थी को दिन भर की शिक्षा और आंतरिक स्थिरता के लिए तैयार करती थी। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में ध्यान और योगासन केवल सहायक गतिविधियां नहीं थीं, वे मूल शिक्षण का अंग थीं। शिक्षा केवल बौद्धिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी थी, और इसी लक्ष्य की पूर्ति ध्यान और योग से होती थी। प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक होता था। यह अभ्यास केवल दिन की शुरुआत में ही नहीं, बल्कि दिन के विभिन्न हिस्सों में किया जाता था। प्रातःकालीन ध्यान सामूहिक होता था, जब सभी विद्यार्थी एक साथ खुली जगह पर वृक्षों की छाया में या मंडप में बैठते थे। ये ध्यान अधिकतर शांत श्वास पर आधारित होता, जिसे गुरुजी की धीमी आवाज मार्गदर्शित करती थी। आंखें मूंद लीजिए, अपनी श्वासों को महसूस कीजिए, शरीर स्थिर, मन मौन। कुछ समय बाद जब विद्यार्थी ध्यान की मूल विधियों में दक्ष हो जाते, तो उन्हें स्व ध्यान की अनुमति दी जाती। ये ध्यान एकांत में होता, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं के भीतर उतरने का प्रयास करता। कोई वृक्ष के नीचे बैठता, कोई नदी किनारे और कोई अपनी झोपड़ी के शांत कोने में। स्वध्यान का उद्देश्य था आत्मनिरीक्षण, विचारों का अवलोकन और मन की परतों में प्रवेश। ध्यान के साथ साथ योगासन का अभ्यास भी किया जाता था। यह अभ्यास किसी विशेष समय तक सीमित नहीं होता था, बल्कि पूरे दिन के कार्यक्रमों में कुछ अवसर योगासन के लिए निर्धारित रहते। गुरुजी विद्यार्थियों को सरल आसनों से शुरुआत कराते, ताड़ासन, वज्रासन और पवन मुक्तासन, और फिर धीरे धीरे वे पद्मासन, मयूरासन और शीर्षासन की ओर बढ़ते। इन आसनों का उद्देश्य केवल शरीर को लचीला बनाना नहीं था, बल्कि मन और प्राण को एकाग्र करना भी था। प्रत्येक आसन में सांस की गति और मन की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आसन के दौरान किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन की भावना नहीं होती थी, केवल आत्मा अनुभव और स्थिरता की खोज। गुरुजी प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति पर नजर रखते, और जब वे देखते कि कोई विद्यार्थी किसी विशेष आसन या ध्यान पद्धति में गहराई से उतर रहा है, तो वे उसे और गहन अभ्यास के लिए प्रेरित करते। कभी कभी कुछ वरिष्ठ विद्यार्थियों को त्राटक, नाड़ी शुद्धि या मंत्र ध्यान जैसे विशेष अभ्यास भी सिखाए जाते। ध्यान और योग का अभ्यास केवल एक मानसिक अनुशासन नहीं था, बल्कि ये पूरे गुरुकुल जीवन की एक रचना थी। भोजन से पहले, अध्ययन के बाद, संध्या के समय, हर चरण में ये उपस्थित रहता। ये अभ्यास विद्यार्थियों में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण का विकास करता था। ध्यान के समय वातावरण पूरी तरह शांत होता। हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट और पक्षियों की आवाजें ही वहाँ की पृष्ठभूमि होती। ये मौन वातावरण ही ध्यान को गहराई देता था। इस अध्याय में हमने देखा कि गुरुकुल जीवन में ध्यान और योग का स्थान कितना केंद्रीय था। ये केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम नहीं था, बल्कि ये स्वयं को जानने की एक साधना थी। एक ऐसी साधना जो जीवन को भीतर से शांत, संतुलित और सजग बनाती थी। गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली मौखिक परंपरा पर आधारित थी। यहाँ पुस्तकों की संख्या सीमित होती थी और अधिकांश ज्ञान गुरु से शिष्य तक श्रुति यानी श्रवण और स्मृति यानी स्मरण के माध्यम से हस्तांतरित होता था। यही पद्धति विद्यार्थी की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और श्रवण क्षमता को विकसित करती थी। प्रत्येक दिन की कक्षा खुले आकाश के नीचे प्रारंभ होती थी, कभी किसी पीपल या बट वृक्ष की छाया में, कभी यज्ञशाला के निकट, तो कभी मिट्टी के चबूतरे पर बैठकर विद्यार्थी अध्ययन करते थे।
मौसम और समय के अनुसार स्थान बदलते थे, जिससे अध्ययन का अनुभव प्रकृति के साथ जुड़ा रहता। शिक्षा का आरंभ वर्णमाला और उच्चारण अभ्यास से होता था। गुरुजी हर अक्षर को स्पष्टता से उच्चारित करते और विद्यार्थी उसे दोहराते। ये दोहराव केवल रटने के लिए नहीं था, बल्कि उच्चारण की शुद्धता, स्वर और लय में एक रूपता लाने के लिए होता था। एक गलत उच्चारण को तुरंत सुधारा जाता था, ताकि मंत्रों और श्लोकों की ध्वनि ऊर्जा विकृत न हो। जैसे जैसे विद्यार्थी अभ्यास में आगे बढ़ते, वे वैदिक श्लोक, उपनिषद, स्मृतियाँ और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते। एक ही श्लोक को कई बार दोहराया जाता, पहले गुरु द्वारा, फिर सामूहिक स्वर में और फिर व्यक्तिगत स्मरण के रूप में। ये प्रक्रिया केवल याद करने की नहीं थी, बल्कि शब्दों को आत्मसात करने की थी। गुरुकुल में अभ्यास के लिए विशेष प्रणाली अपनाई जाती थी, जिसे स्वाध्याय कहा जाता था। विद्यार्थी दो दो की जोड़ी में बैठकर एक दूसरे से पूछते और उत्तर देते। एक पढ़ता और दूसरा सुधार करता। ये पद्धति समूह में सीखने की भावना को विकसित करती थी और आत्मविश्वास भी बढ़ाती थी। शिक्षा का समय केवल दिन तक सीमित नहीं था। रात को भोजन के बाद जब शांति अपने चरम पर होती थी, तब भी कुछ वरिष्ठ विद्यार्थी मंद दीपक की रोशनी में श्लोकों का अभ्यास करते। गुरुजी इस अभ्यास को मौन में सुनते और केवल संकेत द्वारा सुधार करते। पढ़ाई के दौरान विद्यार्थियों के पास तख्ती और खड़िया होती थी, जिन पर वे अभ्यास करते। कभी कभी भोजपत्र या ताड़पत्र पर लेखन भी सिखाया जाता था। लेखन का उद्देश्य केवल लिखना नहीं था, बल्कि लिखे गए शब्दों की गरिमा और स्थायित्व को समझना भी था। कक्षा में कभी डांट नहीं होती थी, ना ही परीक्षा का तनाव। शिक्षा का मूल्यांकन गुरु के अवलोकन और विद्यार्थी की एकाग्रता से होता था। यदि कोई विद्यार्थी किसी श्लोक को दोहराने में असफल होता, तो उसे समय दिया जाता, जब तक वो सहज रूप से उसे धारण न कर ले। ये शिक्षा पद्धति धीमी अवश्य थी, पर गहरी और स्थायी थी। ये केवल जानकारी का संचय नहीं, बल्कि संस्कारों का निर्माण करती थी। हर श्लोक, हर मंत्र, हर शब्द विद्यार्थी के भीतर उतरता था। वो केवल पढ़ता नहीं था, वो जीता था। इस अध्याय में हमने जाना कि गुरुकुल की अध्ययन प्रणाली कितनी सहज, गहन और प्रभावी थी, जिसमें ना कोई भाग दौड़ थी, ना कोई प्रतियोगिता, केवल मौन, अनुशासन और सीखने की सच्ची लालसा थी। गुरुकुल में दिन की समाप्ति उतनी ही महत्वपूर्ण और ध्यानपूर्ण होती थी, जितनी कि उसकी शुरुआत। जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम में ढलने लगता, तब संपूर्ण वातावरण में एक गूढ़ शांति भर जाती। पक्षियों की आवाज़ें धीमी होने लगती और पेड़ों की छाया लंबी होकर आंगन को ढकने लगती। ये समय केवल विश्राम का नहीं था, बल्कि आत्मनिरीक्षण और आभार व्यक्त करने का होता था। संध्या के आरंभ में विद्यार्थियों के सामूहिक एकत्रीकरण से होता। वे अपने अपने कार्यों को धीरे धीरे समेटते। कोई तख्ती को साफ करता, कोई दीपक में तेल डालता, तो कोई आंगन में झाड़ू लगाता। ये तैयारी केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती थी। दिन भर की गतिविधियों से ध्यान हटाकर भीतर की ओर लौटने की तैयारी। गुरुकुल में संध्या वंदन एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास था। ये एक विशिष्ट विधि से संपन्न होता। पहले स्नान या आचमन, फिर स्वच्छ वस्त्र और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य देने की प्रक्रिया। नदी या कुएं के पास खड़े होकर सभी विद्यार्थी सूर्य की अंतिम किरणों की ओर जल अर्पित करते। ये प्रक्रिया केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समर्पण की भावना को दर्शाती थी। इसके बाद होता था गायत्री मंत्र का जाप। ये मंत्र विद्यार्थी सामूहिक स्वर में उच्चारित करते, शांत, लयबद्ध और ध्यानपूर्ण ढंग से। प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द वातावरण में गूंजता और वातावरण को शुद्ध करता। गुरुजी बीच में मौन खड़े रहते, केवल ध्वनि और ऊर्जा का मार्गदर्शन करते। ये संध्या मंत्र जाप विद्यार्थियों के मन को स्थिर करता, दिन भर की थकान को हर लेता और उन्हें आत्मिक ऊर्जा से भर देता। संध्या वंदन के पश्चात आहारीय विश्राम होता। भोजन गुरुकुल में अत्यंत साधारण और पौष्टिक होता। अधिकतर मूंग की खिचड़ी, दलिया या सादा चावल दाल। भोजन से पहले एक छोटा मंत्र जाप होता, जो अन्न के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता। भोजन मौन में लिया जाता, जिसमें ना तो वार्तालाप होता, ना ही कोई जल्दबाजी। भोजन के बाद गुरुजी अपने आसन पर बैठते और सभी विद्यार्थी उनके चारों ओर एकत्र होते। ये समय शिक्षा का नहीं, जीवन की बातें साझा करने का होता था।
गुरु कभी कोई नीति कथा सुनाते, पंचतंत्र, वेदांत सूत्र या जीवन से जुड़ी कोई घटना। इन कथाओं में शिक्षा सहज रूप से गुंथी होती थी। कभी कभी गुरु केवल मौन रहते और उस मौन में भी संवाद होता। विद्यार्थी उस मौन को समझते, उसका अर्थ निकालते और भीतर उतरते। ये मौन शिक्षा का सबसे सशक्त माध्यम होता था। रात के समय विद्यार्थी अपने अपने विश्राम स्थान की ओर लौटते। झोपड़ी के भीतर चटाई या बांस की खाट होती थी। दिया बुझा दिया जाता और केवल चांद की रोशनी झरोखे से भीतर आती। कोई पुस्तक नहीं, कोई मोबाइल नहीं, केवल सांसों की गिनती और दिन भर की स्मृतियों के साथ नींद में उतर जाना। गुरुकुल की ये संध्या दिन के समापन से अधिक जीवन के संतुलन की पुनः स्थापना होती थी। ये वो समय था जब छात्र अपने आप में लौटते थे। दिन भर जो सीखा, किया और अनुभव किया, उसका मूल्यांकन करते थे। ये मूल्यांकन परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि आत्मविकास के लिए होता था। इस अध्याय में हमने देखा कि संध्या का समय केवल दिन का अंत नहीं था, वो एक परिपूर्ण अनुभव का निष्कर्ष था, जिसमें भौतिक और आत्मिक दोनों स्तरों पर शांति, संतुलन और संतोष की स्थापना होती थी। यही वो क्षण था जहाँ शिक्षा, ध्यान और जीवन एक साथ मौन हो जाते थे, पूर्णता में। गुरुकुल केवल शिक्षा नहीं था, वो जीवन का एक प्रारूप था। प्रकृति के साथ संतुलन, मौन की शक्ति, अनुशासन की शांति और ज्ञान की गहराई, ये सब मिलकर उस जीवन को आकार देते थे। आज जब जीवन तेज, शोर और तनाव से भर गया है, तो गुरुकुल की ये छवि हमें एक वैकल्पिक पथ दिखाती है, जहाँ शांति, सादगी और मौन से भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अब हम इस यात्रा को यहीं विश्राम देते हैं, इस आशा के साथ कि ये ध्वनि रहित संवाद आपके अंतर्मन में कुछ शांत स्पंदन जगाए।